तो यार देखो, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बैंक समाधान विवरण, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। इसके अगर मान लो बीच में आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप इमीडिएटली पूछ लेंगे। देखो यार, अगर हम बात करते हैं बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक होती है भैया कैश बुक और एक होती है पासबुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक वो होती है जो कि बिजनेसमैन बनाता है। कैश बुक को हिंदी में कहते हैं रोकड़ बही, और पासबुक को कहते हैं पासबुक हिंदी में, जो कि हमें बैंक प्रोवाइड कराता है। यानी जब भी आप बैंक में कोई अकाउंट खोलते हैं तो आपको बैंक एक पासबुक देता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपने कितने रुपए बैंक में जमा किए, कितने रुपए बैंक से निकाले और कितने रुपए आपके पास इस समय बैंक में बचे हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो बैंक उसमें पासबुक में लिखता है। ठीक है इसके। अच्छा सुनो यार, अगर मान लो जो बिजनेसमैन है उसने कैश बुक बनाई, ठीक है जी, उसमें हमारा बैलेंस जो है वो शो हो रहा है कि हमारे पास 10,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है, और जो पासबुक हमें बैंक ने प्रोवाइड कराई है वो भी शो कर रही है कि भैया हमारे पास 10,000 रुपये कैश में पड़े हुए हैं। तब तो देखो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन भी मान करके चल रहा है कि बाबूजी मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, और उसने बैंक ने जो आपको प्रोवाइड कराई है पासबुक वो भी यही शो कर रही है कि भैया हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। तब तो देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या वहाँ पर जा कर के खड़ी होती है कि जब बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है, ठीक है जी, वो शो करती है कि भैया हमारे पास 13,000 रुपये पड़े हुए हैं, और जो हमारा बैंक हमें प्रोवाइड कराता है पासबुक वो शो करती है कि भैया हमारे पास 15,000 रुपये पड़े हुए हैं। जब बिजनेसमैन ने कैश बुक बनाई वो शो कर रही है 13,000, पासबुक कह रही है 15,000। कैश बुक शो कर रही है 13,000 और पासबुक शो कर रही है बैलेंस कितने रुपए? 15,000 रुपये। यानी कि कितने का डिफरेंस है? 2,000 रुपये का। ठीक है जी। एक्चुअल में ये 2,000 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इस चीज़ के अंतर के कारणों का पता करने के लिए हम एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे अपन नाम देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसे हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक होती है आपकी क्या, कैश बुक, और एक होती है पासबुक। तो यहाँ पर जो कैश बुक है उसका बैलेंस होता है हमेशा डेबिट यानी कि DR, और जो पासबुक होती है उसका बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भैया एक बात बताइए कि जब बिजनेसमैन ने कैश बुक बनाई थी तो हमारी कैश बुक जो थी वो शो कर रही थी कि भैया हमारे पास 13,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारी बैंक थी उसने जो हमें प्रोवाइड कराई थी पासबुक वो शो कर रही है कि भैया हमारे पास 15,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो भैया ये 2,000 रुपये का डिफरेंस आ क्यों रहा है? इस चीज़ के अंतर के कारणों का पता करने के लिए, अंतर को दूर करने के लिए नहीं, अंतर के कारणों का पता करने के लिए हम एक जो छोटा सा स्टेटमेंट बनाते हैं उसको अपन नाम देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये 2,000 रुपये का अंतर जो है वो किन किन कारणों से आ सकता है, और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? तो देखो यार, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो परफॉर्मर रहेगा, जहाँ पे पेन चलेगी केवल आप वहाँ पर ध्यान देंगे और कहीं ध्यान नहीं देंगे। ठीक है जी। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है यार, उसको बनाने का पूरा परफॉर्मा कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे पहले आप लिखते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखते हैं अमाउंट, और फिर उसके बाद लिखते हैं अमाउंट। ठीक है जी। यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप मानते हैं। अब भैया स्टार्टिंग पॉइंट हम किस किस को मान सकते हैं? देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग पॉइंट इन चार में से किसी एक को मान सकते हैं। अगर मान लो आप बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट चलोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा किसमें? बैलेंस एज पर पासबुक में। अगर मान लो आप ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को बैलेंस मान करके चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मान करके चलते हैं, तो भाई आपका जो आंसर है वो आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में। बैलेंस एज पर कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और बैलेंस एज पर पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया गया है तो हम सीधे रूल अप्लाई करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो उस कंडीशन में हम उल्टे रूल अप्लाई जो है वो करेंगे। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर नियम सीधे, अगर मान लो डेबिट बैलेंस दिया है तो सीधे रूल लगेंगे, और अगर मान लो आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उल्टे रूल लगेंगे।
और यहाँ पे थंब रूल बेसिक से आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट हुआ तो ऐड और लॉस हुआ तो लेस। प्रॉफिट हुआ तो ऐड और लॉस हुआ तो भैया हम उसे क्या कर देंगे, लेस। ठीक है। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमने आपको बता दिया परफॉर्मा किस तरीके से बनना है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट एक तरफ लिखेंगे ऐड और एक तरफ लिखेंगे लेस। प्रॉफिट हुआ है तो आंख मीच करके ऐड में लिख देना, लॉस हो जाए किसी भी तरीके से तो आंख मीच करके लेस में लिख देना। ठीक है जी। बेसिक सा थंब रूल क्या ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट हुआ तो ऐड और लॉस हुआ तो लेस। अब भैया प्रॉफिट हमें किस किस कारणों से हो सकता है कि हो सकता है हमने किसी को चेक इशू करे हो। चेक का मतलब समझते हैं ना आप। अगर मान लो हो सकता है कि आपने किसी को चेक इशू करे हो, ठीक है जी। बट यानी पर, नॉट यानी नहीं, प्रेजेंट यानी उपस्थित करे उसने, प्रस्तुत करे। फॉर का मतलब के लिए, किस चीज के लिए, पेमेंट के लिए। मान लो आपने क्या करा, मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं छोटा सा कोई बिजनेस या फिर कोई धंधा चलाता हूँ। सपोज दैट मैं एक छोटी सी मोहित सक्सेना क्लासेस चलाता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने सपोज दैट किसी भी एक्स नाम के बंदे को अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। सपोज दैट एस के को मैंने अपने यहाँ एज ए टीचर अपॉइंट किया हुआ है। हमने एस के को क्या हुआ, 10,000 रुपये का चेक काट करके दिया, तो ये कहा जाएगा कि भैया ने एस के को 10,000 रुपये का चेक इशू कर दिया है। ठीक है जी। जिस समय मैं आपको 10,000 रुपये का चेक काट करके दूंगा तो मैं क्या मान करके चलूँगा कि आप इसे बैंक में लेकर के जाएंगे किसी भी, और बैंक में ले जा करके जैसे ही आप चेक को देंगे तो बैंक वाला आपको 10,000 रुपये का पेमेंट कर देगा, हाँ या ना। अब मैंने जब चेक इशू करा है, मैं तो यही मान करके चलूंगा ना कि भाई एस के जो है वो बैंक में जा करके इस चेक को बना लेंगे और बैंक से 10,000 रुपये ले आएंगे। बैंक वाला क्या करेगा, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये काट लेगा। तो लेकिन भाई साहब क्या हुआ, मैंने चेक तो इशू कर दिया, बट यानी पर, नोट यानी नहीं, प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत हुआ, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, पेमेंट के लिए। लेकिन भाई साहब आपने क्या करा कि बैंक में आप लेकर के जा ही नहीं पाए चेक को, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे बैंक में से वो पैसा नहीं कटा होगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। और अगर मान लो आप चेक को बैंक में जाकर के प्रस्तुत कर देते और बैंक वाला आपको पेमेंट कर देता और मेरे खाते से पैसे काट लेता तो मेरे को लॉस हो जाता, हाँ या ना। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो हम इसे इसीलिए कहाँ पर लिख देंगे, ऐड में। तो इसीलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अगर कभी भी आ जाए तो उस कंडीशन में हम उसे कहाँ पर लिखेंगे, ऐड में। ठीक है जी। इसके बाद में क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट यानी ब्याज। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उस कंडीशन में बैंक उस पर कुछ ब्याज देती है। अगर मान लो इंटरेस्ट यानी ब्याज, अलाउड यानी दी है, बाय यानी के द्वारा, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। ठीक है जी। अगर मान लो बैंक के द्वारा दी गई है कोई भी ब्याज तो उस कंडीशन में हम उसे कहाँ पर दिखाएंगे, ऐड में। अगर सपोज दैट मान लो बैंक हमें कोई भी ब्याज देता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है भैया, तो इसीलिए हम उसे कहाँ पर दिखाएंगे, ऐड में या लेस में, ऐड में। ठीक है जी। इसीलिए हमने इसे ऐड में शो कर दिया। और इसी तरीके से अगर मान लो तीसरा हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है भैया, तीसरा हमें प्रॉफिट हो सकता है कि अगर मान लो कोई भी मनी यानी पैसा डायरेक्टली यानी सीधे, डिपॉजिटेड यानी जमा कर दिया गया है, वाई यानी के द्वारा, किसके द्वारा, ए यानी एक, कस्टमर यानी ग्राहक के द्वारा, है ना, इन मतलब में, अवर यानी हमारे, बैंक अकाउंट यानी बैंक खाते में। सही है जी। यदि अगर मान लो हमारे बैंक खाते में किसी कस्टमर के द्वारा जमा कर दिया गया है डायरेक्टली पैसा तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट। कि अगर मान लो एस के ने क्या करा कि भैया मैं आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, मैं एक काम करूँ, आपकी जो फीस है वो कैश में ना दे करके मैं आपको पेटीएम कर दे रहा हूँ, तो आपने क्या करा, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो मेरे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट। तो इसीलिए भैया कहाँ पर दिखाएंगे हम उसे, ऐड में। ठीक है जी, एस के। अब भैया लेस में क्या क्या आ सकता है कि अगर मान लो चेक यानी कि चेक, सेंट यानी भेजे, टू यानी को, किसको, बैंक यानी बैंक को, फॉर
किस चीज़ के लिए, फॉर का मतलब के लिए, किस चीज़ के लिए, कलेक्शन यानी संग्रह के लिए, बट यानी पर, नॉट यानी नहीं, कलेक्टेड यानी वसूल। यानी अगर मान लो हमने चेक बैंक में वसूली के लिए भेजे परंतु वसूल नहीं हुए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। तब हम उसे लिखेंगे किसमें, लेस में। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे के मान लो क्या हुआ कि अब सपोज दैट अगर हमारे पास 20 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है जी, और हर बच्चे की जो फीस है कितनी चल रही है, सपोज दैट हर बच्चे की जो फीस है वो 500 रुपये चल रही है भैया। ठीक है, तो हमारे पास कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 20। हर बच्चे की फीस कितनी चल रही है, 500 रुपये। तो टोटल कुल मिलाकर के कितना रुपया हो गया, 10,000 रुपये। हाँ या ना। अब ये जो पूरे के पूरे 20 बच्चे थे, इन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया एक काम करिए, हम इस बार आपकी जो फीस है वो कैश में ना दे करके चेक की फॉर्म में दे रहे हैं। ना तो कैश में दे रहे, ना ही डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर रहे, ना ही पेटीएम कर रहे। हम आपकी फीस जो है भैया किसके रूप में दे रहे हैं इसके जी, चेक के रूप में। तो 20 बच्चों ने क्या करा, मेरे को 500 रुपये के चेक अलग अलग दे दिए। ठीक है जी। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भैया मैं जो अलग अलग बच्चा मेरे को चेक दे करके जा रहा है, अलग अलग डेट पे जा करके मैं उसे बैंक में उसका पेमेंट ले करके आऊँगा, वो चीज़ पॉसिबल तो नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने पूरे के पूरे जो 20 चेक थे वो इकट्ठे करे और एक बार में जा करके बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, कि बैंक एक काम कर, इनका पैसा हमारे अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर देना। सही है। तो ये तो हो जाएंगे कलेक्टेड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमने चेक जो है बैंक में भेजे फॉर कलेक्शन, लेकिन वो कलेक्ट ही नहीं हो पाए, लेकिन उसका पैसा हमारे बैंक में जमा नहीं हो पाया, तो हमारे लिए वो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस। ठीक है जी। तो इसीलिए अपन इसे कहाँ पर लिख रहे हैं, लेस में। ठीक है जी, एस के जी। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक, है ना। कभी भी आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक, तो उसको भी हम कहाँ पर लिखेंगे, लेस में। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ऑन का मतलब पर, ओवरड्राफ्ट का मतलब ओवरड्राफ्ट। अब सबसे बड़ा कुछ बच्चों का प्रश्न आता है कि भैया ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। इसके ओवरड्राफ्ट को हम हिंदी में कहते हैं अधिविकर्ष। अगर मान लो जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो केवल और केवल करेंट अकाउंट पर मिलती है। जब आप आगे पढ़ेंगे 11वीं-12वीं क्लास में, तो वहाँ पर आप जानेंगे खातों के बारे में कि अकाउंट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। बैंक में जो अकाउंट खुलते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। वो कुछ सेविंग अकाउंट होते हैं, कुछ करेंट अकाउंट होते हैं, है ना, कुछ एफडी अकाउंट होते हैं, कुछ आरडी अकाउंट होते हैं। तो जो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है वो केवल और केवल करेंट अकाउंट पर मिलती है। और करेंट अकाउंट जो है मोस्टली बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, सपोज दैट आपके बैंक में 10,000 रुपये जमा है और आपने 15,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि आपने बैंक से कितने रुपए ओवर निकाल लिए, 5,000 रुपये। तो ये जो 5,000 रुपये आपने ओवर निकाले हैं, यही किस नाम से जाने जाते हैं, ओवरड्राफ्ट के नाम से। यही किस नाम से जाने जाते हैं भैया, ओवरड्राफ्ट के नाम से। और जिस तरीके से आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पर ब्याज देता है, और जब बैंक से आप ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो बैंक उस पर क्या लेता है भैया, ब्याज जो है वो लेता है। ठीक है इसके। तो अगर मान लो आप इंटरेस्ट बैंक ने लिए ओवरड्राफ्ट पर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है। अगर बैंक ने हमसे ब्याज लिए तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। तो इसीलिए हम उसे कहाँ पर लिखेंगे, लेस में, क्योंकि हमारा सीधा सा थंब रूल क्या है कि प्रॉफिट हुआ तो ऐड और लॉस हुआ तो लेस। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मान लो पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इस कस्टमर, है ना। अगर पेमेंट यानी भुगतान, मेड यानी किया गया है, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, गधे के द्वारा नहीं, बाय द बैंक, बैंक के द्वारा, ऑन का मतलब पर, बिहाफ का मतलब किसके बिहाफ पर, ऑफ इज कस्टमर, ऑन बिहाफ ऑफ इज कस्टमर। यानी कि अगर मान लो हमारे बिहाफ पर बैंक ने कोई भी पेमेंट करा है तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है या लॉस है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर मान लो अमेजोन पर जाकर के हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है सीधा हमारे बैंक अकाउंट में से अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में से कट जाता है। तो बैंक क्या करती है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देती है। तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है,
लॉस, तो क्योंकि हमारा पैसा कट रहा है इसीलिए वो कहाँ पर आएगा, ऐड में या लेस में, लेस में। ठीक है जी, इसीलिए हमें इसे लेस में दिखा दिए, पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। ठीक है जी, इसी तरीके से एक हमारा क्या लॉस हो, किस वजह से लॉस हो सकता है, बैंक चार्जेस की वजह से। किससे लॉस हो सकता है भैया, बैंक चार्जेस की वजह से, क्योंकि बैंक हमसे काफ़ी सारे चार्जेस भी लेता है। जैसे आप कोई डेबिट कार्ड बनवाएंगे, समझ रहे हैं ना, जैसे आप कभी भी बैंक जाते होंगे तो उसके बराबर में एक एटीएम रहता है जहाँ पे जाकर के आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उस एटीएम से पैसा कब आप निकाल पाएंगे, जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा, जब आपके पास एटीएम कार्ड होगा। और जब भी आप बैंक में जाकर के, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, XYZ कोई भी बैंक हो, जब भी आप किसी बैंक में जाकर के एटीएम कार्ड बनवाते हैं, डेबिट कार्ड बनवाते हैं, तो बैंक उस पर आपसे कुछ चार्जेस लेती है। वो 170 रुपये, 180 रुपये, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि वो कितने रुपए आपसे लेती है। सही है जी, एक वो बैंक उस चीज़ के पैसे लेती है। सही है, तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। अगर मान लो हमने डेबिट कार्ड बनवाया किसी बैंक में जा करके और बैंक ने उस पर 170 रुपये या 180 रुपये काट लिए, तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस, लॉस। तो इसीलिए भैया उसे कहाँ पर दिखाएंगे, ऐड में या लेस में, लेस में। ठीक है जी, इसीलिए हमने इसे लेस में दिखा दिया। इसके अलावा हमारे बैंक चार्जेस और क्या हो सकते हैं, चेक बुक के हो सकते हैं। कि अगर मान लो हमने क्या करा, हमने कोई चेक बुक बनवाई कि भैया आप जो है, हम ना तो कैश में पेमेंट करेंगे और ना ही हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे पेटीएम वगैरह के माध्यम से, हम तो जो है वो चेक काट करके लोगों को देंगे, तो उसके लिए हमारे पास चेक बुक होनी ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी बैंक में जा कर के चेक बुक बनवाते हैं तो बैंक कभी कभी उस पर चार्जेस लेती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैंक चार्जेस के नाम से। ये भी हमारे लिए क्या है, लॉस। तो इसीलिए हम इसे कहाँ पर लिखेंगे, जितने भी बैंक चार्जेस हैं सभी को लेस में। समझ आ गया जी, बस इसके इस तरीके से कुछ आपका जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनना है।